Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is wind, storms and cyclone. In the previous video we had discussed about the formation of the wind, how the winds are formed. Winds are formed by the uneven heating between equator and poles एंड अनइवन हिटिंग बिटवीन द लैंड्स एंड वाटर. ये दो रीज़न थे किसके, विंड फॉर्मेशन के. फर्स्ट रीज़न अनइवन हिटिंग बिटवीन द पोल्स एंड इक्वेटर एंड सेकंड रीज़न अनइवन हिटिंग बिटवीन द लैंड एंड वाटर. ड्यू टू द अनइवन हिटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर, सी ब्रिजेस एंड लैंड ब्रिजेस आर फॉर्म्ड. Sea breezes is that in which the winds flow from land to sea is known as sea breezes, and in the land breezes in which the air moves from sea to land is known as land breezes. ठीक है. और लैंड ब्रिजेस इज जो लैंड ब्रिजेस थी उसके कारण क्या हो रहा था, मानसून आ रहा था. सो द फॉर्मेशन ऑफ द मानसून विंड्स इज ड्यू टू द लैंड ब्रिज, बिकॉज जो विंड्स थी वो कहाँ से चल रही है, सी से लैंड की तरफ जा रही है. तो सी से जब विंड्स चलेगी तो वो अपने साथ एयर जो है वो मॉइस्चर लेके जाएगी, एयर भी होगी एंड मॉइस्चर भी लेके जाएगी. तो एयर प्लस मॉइस्चर को कंबाइनली क्या बोल दिया, मानसून बोल दिया. तो यानी कि ये मानसून की मूवमेंट है, ये जो विंड्स फ्लो कर रही है ये एक्चुअल में क्या हो गई, मानसून हो गई. ठीक है. सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज थंडरस्टॉर्म. ठीक है. हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, विंड्स के बारे में पढ़ना है, स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ना है एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है. And we had already discussed about the winds and now it's turn to discuss about storms. So let's start with the thunderstorms. Thunderstorm, what is the meaning of the thunderstorms? Many times rain is associated with the lightning. आपने रेन जब आती है तो आपने देखा होगा कि रेन आने से पहले कई बार लाइटनिंग होती है. तो वो लाइटनिंग एक्चुअल में क्या है, वो है थंडरस्टॉर्म. ठीक है. स्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. एक्चुअल में जो लाइटनिंग हो रही है प्लस उसके साथ जो स्टॉर्म आ रहा है उसको कंबाइनली क्या बोल दिया, थंडरस्टॉर्म बोल दिया. रेन आ रही है, रेन के साथ लाइटनिंग हो रही है, तो इस पूरे को क्या बोला है इन्होंने, थंडरस्टॉर्म बोला है. सिर्फ लाइटनिंग को नहीं बोलेंगे हम, लाइटनिंग प्लस रेन या फिर स्टॉर्म, इसको कंबाइनली क्या बोलेंगे, थंडरस्टॉर्म बोलेंगे. ओके. Thunderstorm developed in hot, humid tropical areas like India's very frequently. हमारे इंडियाज़ में ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड. ह्यूमिड मैंने बताया था कैसे हो जाता है ये, जब लैंड ब्रिजेस चलती है. लैंड ब्रिजेस चलती है यानी कि सी की तरफ से चलेंगी और सी की तरफ से विंड चल रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, एयर होगा प्लस मॉइस्चर होगा. मॉइस्चर को हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिड होगी वो एयर, यानी कि ये टोटली मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉनसून एयर बना रहे हैं, मॉनसून विंड बना रहे हैं. ठीक है. तो इसी को ही बोला है कि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो हॉट है एंड ह्यूमिड है, इसलिए वहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट है हाउ द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म टेक्स प्लेस, कि थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो लेट्स सी. इन समर्स वार्म एयर राइजेस अप विद द लोड्स ऑफ मॉइस्चर. हमने देखा था समर्स में जो लैंड है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है. दिस इज द लैंड एंड दिस इज द वाटर बॉडीज. आपको पता है समर्स में या फिर डे की बात करें हम या फिर समर्स की बात कर रहे हैं, समर्स में जो लैंड है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हॉट हो जाते हैं और जो वाटर होते हैं वो इतनी फ्रिक्वेंटली हॉट नहीं होते. ठीक है. अब क्योंकि ये लैंड है, ये लैंड के सराउंडिंग में जितनी भी एयर थी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी. वार्म होने के बाद एयर एक्सपैंड करती है और एक्सपैंड होने के बाद दे राइजेज अप, तो ये राइज हो जाएंगी और राइज होने के बाद क्या होगा, ऊपर जाएंगी. ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे ये कूल हो जाएंगी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी. और यहाँ जब ये राइज कर रही है तो यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा. एंड हेयर द हाई प्रेशर इज जनरेटेड एंड विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दैट इज सी टू लैंड, सो इट इज नोन एज लैंड ब्रिज. एंड क्योंकि सी से विंड चल रही है तो ये अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जा रही है, तो मॉइस्चर लेके जाएगी. मैंने यहाँ यही लिखा है द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस
इन समर्स वार्म एयर राइजेस अप विद लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। समर्स में जो विंड्स है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर के साथ राइज अप करती है। क्यों? क्योंकि वो सी की तरफ से चल रही है विंड्स। ठीक है, अब यहाँ मैं बोल रही हूँ कि द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यहाँ का टेम्परेचर विंड्स का ज़्यादा हो गया। एक बार दोबारा देखो इसको, ये क्या है? लैंड है। ठीक है, और ये वाटर बॉडीज है। लैंड समर्स में बहुत जल्दी क्या होती है? हॉट होती है, तो ये हॉट हो गई। और इसके आसपास के जितनी भी एयर है वो भी सब क्या हो जाएंगी? वार्म हो जाएंगी। वार्म होने के बाद वो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने के बाद वो राइज करेंगी। यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो गया? हाई प्रेशर जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जब ये हॉट होगी एयर तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, और यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? लो प्रेशर जनरेट होगा। सॉरी, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा, और विंड्स फ्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि सी की तरफ से चल रही है विंड्स। तो यानी कि यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट है? हाई प्रेशर, इसीलिए यहाँ पर सी की तरफ से ब्रिजेस चल रही है। नेक्स्ट देखो, इन कूलर अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर रैपिडली कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और दे फ्रीज एंड फॉल डाउन एज अ रेन और हेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब ये राइज कर गई, राइज करने के बाद ये और ऊपर जाएगी। इसका मतलब अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा? ये कूल हो जाएंगी। ये एयर पहले कैसे थी? वार्म थी, लेकिन जैसे ये राइज हो रही है तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ जाकर ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ जाकर कूल हो जाएगी। और कूल होने के बाद आपको पता है जब एयर कूल होती है तो वो कंडेंस होती है, और जब वार्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है। तो यहाँ पर ये कूल हो गई, यानी कि ये कंडेंस हो गई। कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन कर देगी? क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देगी। और जब ये क्लाउड्स में हैवीनेस आ जाएगी, इनफ वाटर आ जाएगा, तो ये किसके फॉर्म में नीचे गिरेगी? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरेगी। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन कूलर अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर रैपिडली कंडेंस। जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है। अब इन एयर में जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड जा रही है उनमें क्या है? इनमें एयर है, इन विंड्स में एयर है प्लस मॉइस्चर है। तो यानी कि लैंड की तरफ जो विंड्स आ रही है उनमें एयर भी है, मॉइस्चर भी है, और यही वाली एयर ऊपर उठ रही है। जब ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके कूल हो जाएंगी तो ये कंडेंस होगी। कंडेंस, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाएगा, और आपको पता है मॉइस्चर कंडेंस होकर क्या फॉर्म करता है? वाटर फॉर्म करता है। तो ये कंडेंस हो जाएगा अंदर, इस क्लाउड के अंदर क्या आ गया? वाटर आ गया। मतलब कंडेंस होकर एक क्लाउड का फॉर्मेशन कर दिया जिसके अंदर क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। और जब इसके अंदर इनफ वाटर फिल हो जाता है तो ये रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। यही लिखा हुआ है, इन कूलर अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर रैपिडली कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और दे फ्रीज, और ये फ्रीज भी हो सकते हैं, एंड फॉल डाउन एज अ रेन और हेल। ओके, द फ्रिक्शन। अब ये थंडरस्टॉर्म क्यों आते हैं? ये तो हमने देख लिया कि रेन क्यों आती है, रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि थंडरस्टॉर्म कैसे होता है, यानी कि जो लाइटनिंग होती है वो किस रीज़न से होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द मूवमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर, जो भी वाटर की ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही है, इनका प्लस आइस के क्रिस्टल्स के साथ, कई बार ऐसा होता है ना कि आइस भी गिरती है, तो उन आइस के क्रिस्टल के साथ फ्रिक्शन के कारण, इसके कारण फ्रिक्शन के कारण क्या क्रिएट होती है? लाइटनिंग क्रिएट होती है। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे ये पेन है और ये भी एक पेन है, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से करूँ, रब करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने हैंड्स को इस तरह से रब करते हो तो आपके हैंड्स वार्म फील करते हैं ना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने दोनों हैंड्स के बीच में क्या ला रहे हो? फ्रिक्शन ला रहे हो। अगर आपने कभी देखा होगा कि जो क्लोथ्स होते हैं,
जिनमें फर्श वगैरह प्रेजेंट रहती है, जैसे आपकी जो शीट्स हैं, रजाई वगैरह हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, उन ब्लैंकेट्स पे अगर आप रब करोगे अपने हैंड से तो आपको कुछ लाइट सी दिखती है ना, लाइट सबको दिखी होगी, है ना, और सबने ट्राई करके भी देखा होगा कि वाओ इसके अंदर तो लाइट आ रही है, मेरे अंदर मैजिक है ना। तो ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में वो किसकी वजह से आती है, वो फ्रिक्शन की वजह से आती है, क्योंकि आपने ब्लैंकेट लिया हुआ है और एक तरफ से आपका हैंड है, आप इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो, है ना, इस तरह से फ्रिक्शन कर रहे हो। और फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, लाइटनिंग जनरेट हो रही है, और यही इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर जब रेन की ड्रॉप्स प्लस आइस के क्रिस्टल दोनों फ्रिक्शन होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से क्या क्रिएट होती है, लाइटनिंग क्रिएट होती है। ओके, द फ्रिक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल along with the rising air create lightning and sound, और जिसकी वजह से साउंड भी क्रिएट होती है, लाइटनिंग तो होती है, साथ में साउंड भी होती है। आपने देखा होगा ना कि जब लाइटनिंग होती है तो आपको साउंड भी आती है ना, और लाइटनिंग तो आती है, साउंड भी आती है, तो वो इसी रीज़न से आती है, किस रीज़न से, फ्रिक्शन के कारण। ओके, नेक्स्ट है दिस इज़ नोन एज थंडरस्टॉर्म, और इसको ही हम क्या कहेंगे, थंडरस्टॉर्म बोलेंगे। अब ये देखो यहाँ से ये वार्म एयर राइज कर रही है, क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही है, जब क्लाउड में इनफ वाटर आ जाता है तो ये रेन की फॉर्म में सिंक कर जाती है, कूल एयर सिंकिंग डाउन, यानी कि जो रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये नीचे लैंड पर गिर रही है। देन अब अगर थंडरस्टॉर्म आ जाए तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो ये कुछ मैंने प्रिकॉशंस लिखे हैं, इनमें क्या है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, अंडर एन आइसोलेटेड टॉल ट्री, मतलब कभी भी आपको बहुत टॉल ट्री के नीचे नहीं खड़ा होना है, उनके नीचे आपको शेल्टर नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि जो टॉल ट्री होते हैं ना, और जो लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, उस टाइम पे वो टॉल ट्रीज बहुत ज़्यादा अपनी तरफ इन थंडरस्टॉर्म को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, इसलिए कभी भी आपको टॉल ट्री के अंडर आपको शेल्टर नहीं लेनी है। किसके अंदर शेल्टर ले सकते हो आप, स्मॉल ट्री के अंडर आप शेल्टर ले सकते हो। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर नहीं रहना है। डू नॉट टेक शेल्टर्स अंडर अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड, अब अम्ब्रेला के नीचे भी आपको क्या नहीं लेनी, शेल्टर नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है जो अम्ब्रेला की रोड होती है वो मेटल की होती है, और मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जैसे ही आप उस मेटल को पकड़ोगे तो वो जो थंडरस्टॉर्म हो रहा है, जो लाइटनिंग हो रही है, वो सारी की सारी उस मेटल रोड पर अट्रैक्ट हो जाएगी, और अट्रैक्ट होने से आपने उसको पकड़ा है और आपको शॉक लग जाएगा। इसलिए कभी भी अम्ब्रेला की शेल्टर भी नहीं लेनी है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास नहीं बैठना, हो सकता है वो अंदर आ जाए, वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपके अंदर आ जाए ना, तो आपको शॉक लग सकता है। ओपन गैराज, स्टोरेज शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेस, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सारी मेटेलिक के थिंग्स रखी हुई है, और जो कि वो सब क्या करती है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, तो ईजिली वहाँ पर थंडरस्टॉर्म आ सकता है। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस, कार और एक बस दोनों क्या है, सेफ प्लेस है। जब भी थंडरस्टॉर्म आए आप उसके अंदर अपने आप को शेल्टर कर सकते हो। ठीक है, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और टेलीफोन, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को या फिर टेलीफोन को टच नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वो इजीली लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रिकॉशन विच कैन बी टेकन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड ओवर द सीज इन ट्रॉपिकल एरियाज नियर द इक्वेटर। ये कहाँ फॉर्म होते हैं, इक्वेटर पे फॉर्म होते हैं। ये आपका अर्थ है और ये आपकी इक्वेटर है। इस ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको पता है इक्वेटर पे कौन से रीजन्स आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स आते हैं। तो इक्वेटर पे कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस एरिया में क्या बनते हैं, इसी एरिया में साइक्लोन्स बनते हैं। जैसे इसके ऊपर वाला, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट भी हीट रहेगा और इसके थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट भी हीट रहेगा। यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती है, जहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती है, जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वहीं पर साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोन का। कुछ इस तरह से साइक्लोन बनते हैं। हाँ, मोस्टली इंडिया में देखने को नहीं मिलते, इंडिया में साइक्लोन्स नहीं आते हैं। ये कौन से रीजन्स में आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनता कैसे है। साइक्लोन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड ओवर द सीज इन ट्रॉपिकल एरियाज नियर द इक्वेटर। ये हमने पढ़ लिया, ये कहाँ बनते हैं, नियर द इक्वेटर इन ट्रॉपिकल एरियाज। सन हीट द ओशन वाटर, वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सन ऑल्सो हीट्स द एयर ओवर द सी। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि सन हीट्स द ओशन वाटर। ये आपका ओशन है और यहाँ से सन की लाइट आ रही है। अब ये जो सन है इस ओशन को क्या करेगा, हॉट करेगा, और यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। वार्म होने से एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो लाइट वेट होगी, लाइट वेट होगी तो ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइज करेगी तो यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर जनरेट हो गया, इसका मतलब अब जब ये लो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, ये कंडेंस हो जाएगी। हमने अभी देखा था ना थंडरस्टॉर्म में कि जब ये अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी वहाँ ये कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि एयर कूल होती है, वहाँ एयर कूल होती है। तो किसकी फॉर्म में बन गए, क्लाउड की फॉर्म में बन गए। तो जब ये कंडेंस होगी और क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेगी तो इसके साथ साथ ये हीट भी रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, हीट रिलीज करेगी। ऐसा कौन से एरियाज में होता है, ऐसा सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। अब ये क्लाउड है, ये क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। और जब ये हीट रिलीज करेगा तो फिर से इसके सराउंडिंग में जितनी भी एयर है जो कूल थी, कूल के कारण जो एयर कंडेंस हो गई, अब ये हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज करने से इसके आसपास की जितनी भी एयर थी वो फिर से कैसी हो गई, वार्म हो गई। और फिर से वार्म होगी तो फिर से एक्सपैंड करेगी, लाइट वेट होगी और फिर से राइज होगी। अब यहाँ से एयर फिर से राइज कर गई, एयर फिर से राइज कर गई और यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो गया, लो प्रेशर। पहले जो लो प्रेशर जनरेट हुआ था अब उससे भी कम प्रेशर जनरेट हो गया। थोड़ा बहुत लो तो यहीं था, अब इससे भी लो यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से ऊपर जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, अब फिर से कूल हो जाएगी। कूल होने के बाद कंडेंस होगी, कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी। जब ये फिर से क्लाउड बनाएगी तो फिर से क्लाउड क्या करेंगे, हीट को रिलीज करेंगे। हीट को रिलीज करेंगे तो यानी कि फिर से इसके आसपास की जितनी भी एयर है वो फिर से क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएंगी और राइज करेंगी। और यहाँ फिर से लो प्रेशर जनरेट हो गया, मतलब कि लो प्रेशर अब इससे भी कम है, इस वाले से भी कम है लो प्रेशर। इस तरह से करते करते ये पूरा चलता रहेगा और लो प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट होने के कारण अब यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बनेगा। इधर ये वाला जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है और ये वाला जो प्रेशर है ये बहुत कम है। तो विंड्स तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई, और ये वाला जो लो प्रेशर है ये वेरी लो है, ये वाला, ठीक है, ये वेरी लो है। तो क्या होगा, जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करेगी, इतनी स्पीड में मूव करेगी कि एक साइक्लोन का फॉर्मेशन कर देगी। मतलब कि यहाँ बिल्कुल नीचे जो है लो प्रेशर था और यहाँ पर स्पीड ने विंड्स ने क्या किया, बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाया और एक साइक्लोन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, सो मैंने यहाँ यही लिखा है कि इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एयर गेट्स कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म थिक क्लाउड्स एंड रिलीज हीट रिलीज करेगी। देन रिलीज हीट फर्दर वार्म्स द एयर एंड राइजेस अप अगेन डेवलप लो प्रेशर। देखो मैंने यहाँ भी यही लिखा हुआ है, in cooler layer of atmosphere water vapors condense to form the thick cloud and heat and release back to the atmosphere। heat release हो जाएगी atmosphere में, then heat release to atmosphere warms the surrounding air। अब ये जो heat release हुई है surrounding air को क्या कर देगी, warm कर देगी। next the warm air tends to rises and cause further drops in pressure। अब ये जो एयर है ये वार्म हुई है, ये फर्दर राइज करेगी और राइज करने के बाद इसका प्रेशर फर्दर ड्रॉप हो जाएगा। देन मोर एयर फॉर्म्स हाई प्रेशर एरियाज रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। अब जो मोर एयर, जो जितनी एयर जिन्होंने हाई प्रेशर बनाया, अब यहाँ जितना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर होगा यहाँ पर।
ऐसा ही होगा ना, इधर की साइड जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा दूसरी साइड उतना ही हाई होगा। अब जितना इधर लो है उतना ही इधर हाई है, जितना इधर लो है उतना ही इधर हाई है। अब सबसे इन तीनों में हाई प्रेशर कौन सा है, ये वाला हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर लगेगा और सबसे ऊपर वाला एरिया इतना बड़ा बनता है, और इधर वाला हाई प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन में कम है, और ये वाला जो लो प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ पर छोटा सा बनता है। तो इस तरह से एक क्या बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। ठीक है, देखो इस तरह से। ठीक है, सो दिस साइकिल इज रिपीटेड और एक स्टॉर्म का फॉर्मेशन, एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टॉर्म की तरफ ये हिट करेगी, हिट करने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं, कैसे इसके आगे का प्रोसेस क्या है, क्या होता है, बन गया, बनने के बाद क्या हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा कि ये ओशन है और ये सन है। ठीक है, अब सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है यानी कि यहाँ के आसपास के जितने भी एयर है वो अब वार्म हो गई, वार्म हो गई तो ऊपर की तरफ उठेगी, यानी ऊपर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा और इधर हाई प्रेशर। इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस होता रहेगा और लास्ट में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, लेकिन वो जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की बजाय क्या करती है, इस तरह से रोटेट करने लग जाती है। ये देखो, ये मैंने बना रखा है ना, ये मैंने इस तरह से बनाया था। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सी के अंदर, ओशंस के अंदर। किसके अंदर, ओशंस के अंदर, क्योंकि ओशंस में ही तो हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो देखा, हाउएवर इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द सेंटर ऑफ लो प्रेशर रीजन, अब ये जो विंड्स है लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करने के बजाय ये इसका सेंटर था, सबसे ऊपर जाके तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, कम हो गया लो प्रेशर, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द सेंटर ऑफ लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर। अब ये जो हाई प्रेशर की जो विंड्स है वो क्या करती है, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है सेंटर के अराउंड। ये देखो, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। ये किसके कारण होता है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। कोरियोलिस इफेक्ट किसके कारण आ रहा था, अर्थ की रोटेशन के कारण आ रहा था। ठीक है, वंस द मैक्सिमम विंड स्पीड एक्सीड्स 119 किलोमीटर, यानी कि 119 किलोमीटर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 74 माइल्स पर आवर, द स्टॉर्म इज क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर उसकी स्पीड 119 किलोमीटर से एक्सीड कर रही है तो हम उसको किस में क्लासीफाई करेंगे, स्टॉर्म में क्लासीफाई नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और यही होता है साइक्लोन, जो कि सी में क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट होता है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट होने के कारण वहाँ वो विंड्स मूव नहीं करती, वो रिवॉल्व करने लग जाती है सेंटर के अराउंड ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट, और एंड दिस इज नोन एज साइक्लोन, अगर उसकी स्पीड 119 किलोमीटर से एक्सीड कर जाती है। ठीक है, अब ये देखो, साइक्लोन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अगर हम इसको डिटेल में दिखाएं, जैसे ये सी है या ओशंस है, ठीक है, तो इस ओशंस के अंदर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर सी बन जाती है, मतलब ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, और इस तरह से अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये तो इसकी क्या है, साइक्लोन की आई है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये आई वेल होता है, आई वॉल। ठीक है, आई वॉल होता है, एंड ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सी बैंड या वाटर बैंड या ओशन बैंड। ओके, तो ये इस तरह से कुछ इसके स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, एंड नाउ फैक्टर अफेक्टिंग साइक्लोन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन को अफेक्ट करते हैं। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही बड़ा साइक्लोन बनेगा, उतना ही ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। विंड डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है।
टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है तो ये बहुत जल्दी हीट होगी और उतना ही कम लो प्रेशर जनरेट होगा। जितनी ज़्यादा हीट मिल रही है, जितना ज़्यादा वो वार्म होगा, उतनी ज़्यादा वो एक्सपेंड करेगी और राइज करेगी, और जितनी ज़्यादा वो राइज करेगी उतना ही कम लो प्रेशर होगा, मतलब उतना ही कम प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करते हैं। ओशन के अंदर जो एयर्स बन रही है उसके अंदर क्या है, एयर भी है प्लस मॉइस्चर भी है, और मॉइस्चर को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उतना ही लो प्रेशर भी ये जनरेट करेगी, या हम कह सकते हैं हाई प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये इंडिया का मैप होता है, कुछ इधर वाली साइड में इस तरह का मैप होता है, ऊपर से भी कुछ ऐसा ही होता है ना। अब देखो यहाँ अगर साइक्लोन बन रहा है, इधर ये जो ओशंस वगैरह हैं, इधर की साइड में ओशन बन रहा है। अब ये धीरे धीरे मूव करता हुआ ये कहाँ चला जाता है, लैंड साइड में चला जाता है, और जब ये लैंड साइड में जाता है ना तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, मतलब इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये डिमिनिश्ड हो जाता है लैंड में जाकर। ठीक है। विंड मूवमेंट ब्रिंग्स द स्टॉर्म टुवर्ड लैंड। अब ये जो विंड्स की मूवमेंट होती है ये इसकी तरफ क्यों आ रहा है, लैंड की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि विंड के मूवमेंट की वजह से जो विंड्स हैं वो उसको आगे की तरफ पुश कर रही है। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली वीकन व्हेन दे हिट लैंड। जब ये लैंड पर आते हैं, लैंड पर हिट करते हैं तो ये थोड़े बहुत वीक हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर बीइंग फेड बाय द एनर्जी, क्योंकि अब उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही जो उनको ओशन में मिल रही थी, फ्रॉम द वार्म ओशंस वाटर, जो उनको कहाँ से मिल रही थी, ओशन से मिल रही थी, जो कि वार्म हो गए थे। ठीक है। सो ये था साइक्लोन का फॉर्मेशन। एक बार दोबारा देखो, इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले हाई प्रेशर से लो प्रेशर जनरेट होगा, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो और ज़्यादा लो प्रेशर और ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट होगा। इसके कारण जो विंड्स है वो मूव नहीं करती, वो सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है। किसके कारण, कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। और जब विंड की स्पीड 119 किलोमीटर से एक्सीड कर जाती है तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि हम इसको कह सकते हैं साइक्लोन। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ओशंस में बनते हैं और जैसे ये लैंड को हिट करते हैं तो वैसे की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। ठीक है। और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये आई होता है, ये वाला आई वॉल होता है, ये सी बैंड होता है। ठीक है। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइक्लोन्स है। ओके। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमें अब क्या देखना है, साइक्लोन की स्ट्रक्चर देखनी है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर हाई, मतलब कि ये 10 to 15 किलोमीटर हाई तक ये रोटेट कर सकता है। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ स्टॉर्म। जो मैंने इस तरह से बनाया था उसमें ये बिल्कुल सेंटर में ये जो है ये क्या थी, इसकी आई थी। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये वाला जो एरिया होता है ना ये बहुत काम होता है। ठीक है। डायमीटर ऑफ द आइज, अब इसका जो डायमीटर होता है ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, दीज वेरी फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। ओके। एंड इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। क्लाउड्स नहीं होते इसमें और जो विंड्स होती हैं वो भी लाइट वेट होती है। अराउंड दिस काल्म एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। इसके अलावा इस क्लियर ये जो काम एरिया है इसके अराउंड में क्लाउडी रीजन होता है जो कि अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज होता है। ये जो आई मैंने बनाई है इस आई के अंदर नहीं होता, इस आई के अराउंड में होता है क्लाउडी रीजन, जो कि कितना होता है साइड में 150 किलोमीटर इन साइज। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स एंड थिक क्लाउड्स विद द हैवी रेन। अब इस रीजन में क्या होगा, थिक क्लाउड एंड हैवी रेन। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। अब जैसे जैसे इसे अवे जाते जाएंगे वैसे वैसे विंड की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। एंड साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल, यहाँ ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल एयर मासेस दैट रोटेट अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये साइक्लोन होता है जो इस सेंटर के अराउंड रोटेट करता है। ठीक है। दे आर नोन एज, अब इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो साइक्लोन है उसको
अलग अलग नेम से बोलते हैं। जैसे अगर इंडियन ओशंस में आ रहा है तो उसको साइक्लोन्स बोलेंगे, अगर वो अंटार्कटिक ओशंस में आ रहा है तो उनको हरिकेन्स बोलेंगे, और अगर वो वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सीज में आ रहा है तो उसको टाइफून्स बोलेंगे, और अगर वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है तो उसको विली विलीज बोलेंगे। ओके, सो दीज आर द नेम ऑफ साइक्लोन्स। नाउ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। अब साइक्लोन से क्या क्या नुकसान होते हैं ये हमें देखने हैं। इट इज़ अ वायलेंट स्टॉर्म एंड विद द विंड स्पीड 15 to 250 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो विंड स्पीड होती है वो कितनी होती है 15 to 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन लिफ्ट द वाटर एज हाई एज 3 to 12 मीटर, मतलब ये वाटर को भी लिफ्ट कर सकता है, और कितने किलोमीटर तक लिफ्ट कर सकता है 3 to 12 मीटर तक लिफ्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस द वाटर टुवार्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 किलोमीटर अवे। इसका मतलब है अगर जो स्टॉर्म्स है वो 100 किलोमीटर तक दूर है ना, तो भी जो विंड्स है वो क्या करती है, वाटर को शोर तक पुश करती है। अब देखो, अब ये पता कैसे चलता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो एक्चुअल में इससे पता चलता है जब 100 किलोमीटर अवे होता है ना साइक्लोन, तो भी जो जैसे आपने ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे, गोवा में जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, तो वो क्या होता है उनमें एक्चुअल में जो वाटर होता है वो बार बार सैंड से टच होता है, तो इसको बोलते हैं कि जो विंड्स है वो वाटर को पुश कर रही है। तो वो आगे की तरफ क्यों आ रहे हैं, कि जो विंड्स है वो वाटर को पुश कर रही है जिसकी तरफ वो सैंड से बार बार टच हो रहे हैं। तो यही वो कह रहा है, जब ये बहुत तेज़ होने लगता है, वैसे तो नॉर्मली बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जब ये बहुत तेज़ होने लगता है इसका मतलब है कि साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है और वो अभी दूर है, तो इसलिए गवर्नमेंट पहले से ही तैयारियां कर लेती है। ठीक है, इट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ, अगर वो आता है तो इसमें क्या क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान होता है, एंड एनिमल लाइफ्स को भी होता है, एंड प्रॉपर्टीज़ को भी होता है, लाइक टेलीफोन, हाउसेज, होम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन सबको जो है इन सबको नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है और वेजिटेशन भी डिक्रीज, मतलब वेजिटेशन जो पूरा ख़राब ही हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द साइक्लोन। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द thunderstorms and the cyclones. Why the thunderstorms are formed? Thunderstorm is known as thunder plus storm, यानी कि storm plus लाइटनिंग। थंडर को क्या बोलते हैं हम, लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या आते हैं, थंडरस्टॉर्म आते हैं। एंड क्यों आते हैं ये, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड रेन ड्रॉप्स थंडरस्टॉर्म्स कम्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, जैसे अगर आप अपने हैंड्स को रब करोगे तो आपको हीट फील होगी, तो किसके कारण हो रही है, रबिंग के कारण। वैसे ही जो आइस के क्रिस्टल्स हैं और जो